हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं एग्जांपल्स अबाउट रेजोनेंस, यानी हमारी डेली लाइफ में इस रेजोनेंस का कहां एप्लीकेशन है। हम कैसे इसको समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ में ये रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस को समझना बहुत आसान है, लेकिन तब भी हम टेक्निकली कहीं ना कहीं कोई गलती कर जाते हैं और हम फोर्स वाइब्रेशन को रेजोनेंस बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। फोर्स वाइब्रेशन एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है और रेजोनेंस उसका एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो इन एग्जाम्पल्स को और आप अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप बिल्कुल बारीक सा क्लियर कट डिफरेंशिएशन कर लें फोर्स वाइब्रेशन में और रेजोनेंस में। तो आइए सबसे पहले उसको समझ लें। देखिए, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, अब मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूं और आप उसको वैसे ही समझ लें। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, इस बॉडी की एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इस एक्सटर्नल फोर्स की एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। हमने जब फोर्स लगाया किसी दूसरी बॉडी पर तो वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है, उसके कारण ये बॉडी में वाइब्रेशन होने लगे ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स जो बार बार लगा रहे हैं। वाइब्रेशन होने लगे और इसमें जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो एम्पलीट्यूड उसका इंक्रीज हो गया, पर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, हो गया इंक्रीज एम्पलीट्यूड। और एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी जो लगाए गए एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी और जो ये बॉडी की फ्रीक्वेंसी है दोनों डिफरेंट हैं। बस यही पॉइंट है। देखिए, मींस व्हेन दे आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स देन बॉडी स्टार्ट वाइब्रेटिंग, बट the frequency of vibration of body is different from the frequency of externally periodic applied force. Then this is known as force vibration. But if we are applying an external force and vibration start in this body and these vibration are due to the reason that the frequency of external applied force and the frequency of body matches, वो become same। अगर दोनों सिमिलर हो गई तो सेम फ्रीक्वेंसी पे होने वाले एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वाइब्रेशन है वो रेजोनेंट वाइब्रेशन है। यानी रेजोनेंस तभी होगा जब मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी हो ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। लेकिन अगर मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं हुआ तो वो सिंपली फोर्स वाइब्रेशन कहलाएगा। तो पहला पॉइंट देखिए, यही आ गया फोर्स वाइब्रेशन में। दीज आर द वाइब्रेशन अकर ड्यू टू एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाइड of the frequency different from the natural frequency of the body, different from the natural frequency of body. Resonant vibration क्या है, यानी resonance कब होगा? These vibration occur due to the external periodic force of the frequency exactly equal to the natural frequency of body, exactly equal to natural frequency of body। तो resonant vibration कहलाएंगे। जब ये फोर्स वाइब्रेशन होंगे तो बॉडी में एम्पलीट्यूड तो आएगा, लार्जर आएगा, पर अगर हम कंपैरिजन टू रेजोनेंट एम्पलीट्यूड देखें तो फोर्स वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड थोड़ा कम होगा, स्मॉल होगा, लेकिन रेजोनेंट वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाएगा, अफेक्टिव बहुत ज्यादा हो जाएगी। तीसरा देखें, जब भी ये वाइब्रेशंस होंगे तो एक्सटर्नली पीरियोडिक फोर्स और जो वाइब्रेशन ऑफ बॉडी है उसके रिलेशनशिप में कोई फेज नहीं होगा। दे आर नॉट रिलेटेड इन फेज, मींस वाइब्रेशन नॉट इन फेज विद द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। ये फेज क्या होता है ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट जो पेंडुलम का बताया था उसमें समझा दिया था। लेकिन रेजोनेंट वाइब्रेशन में तो दीज वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी आर इन फेज विद द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, तभी तो फ्रीक्वेंसी मैच होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि ये फेज में हो जाते हैं। और चौथा, क्योंकि ये वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो ये बहुत कम समय के लिए एग्जिस्ट करते हैं फोर्स हटा देने के बाद। जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स हटाया तो इनके वाइब्रेशन थोड़ी देर में रुक जाएंगे, लेकिन रेजोनेंट बॉडी में आपने फोर्स एक्सटर्नल फोर्स सीज कर दिया फिर भी ये वाइब्रेशन काफी देर तक लास्ट करते हैं। दे एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो दीज आर द फोर डिफरेंसेस। अब हम लोग शुरू करते हैं डेली लाइफ एग्जांपल्स रिलेटेड विद द रेजोनेंस। तो जो पहला एग्जांपल है रेजोनेंस हमारी डेली लाइफ में किस तरह से हमें दिखता है, देखिए वो है, एक आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी कार, बाइक, मोटरसाइकिल, आप जब उसको चलाते हैं, इवन साइकिल भी चलाते हैं, जब आप उसको एक तेज स्पीड पे, सर्टेन स्पीड पे चला रहे होते हैं, तो साइकिल चला रहे हैं तो पेडल मार रहे हैं, तो आप देखते हैं कभी कभी साइकिल में खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आने लगती है, रेटलिंग साउंड आने लगती है। जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो जो गाड़ी का इंजन है, पिस्टन है उसका, उसमें टू एंड फ्रो मोशन होते हैं पिस्टन पे, क्योंकि फ्यूल गैस होती है उसमें। तो उसमें जब पिस्टन में वाइब्रेशंस होते हैं, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पिस्टन के कारण होते हैं और वो हिलता है पिस्टन। तो ये वाइब्रेशंस क्यों है? क्योंकि इसमें वाइब्रेशंस के मूवमेंट के कारण हो रहे हैं और ये वर्किंग ऑफ पिस्टन से रिलेटेड है। तो ये वाइब्रेशंस कम्युनिकेट हो जाते हैं पूरी गाड़ी के डिफरेंट पार्ट्स पे।
तो ये जो वाइब्रेशन कम्युनिकेट होते हैं ये इनफैक्ट फोर्स वाइब्रेशन है, क्योंकि आपने गाड़ी को फोर्सफुली चलाया, पेट्रोल का यूज करके, फ्यूल का यूज करके उसके गैसेस बनी जिससे पिस्टन ऑपरेट हो रहा था, तो वहां जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुए वो फोर्स वाइब्रेशन थे। अब ये फोर्स वाइब्रेशन गाड़ी के सारे बॉडी पार्ट पे ट्रांसफर हो गए, और अगर किसी बॉडी पार्ट में ऐसा हो गया एक पर्टिकुलर स्पीड पे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द पिस्टन बिकम इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी पार्ट, तो क्या होगा, बॉडी पार्ट की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और जो पिस्टन के थ्रू आने वाले फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी थी वो मैच कर जाएगी, तो बॉडी पार्ट कम अंडर द रेजोनेंस और वो बहुत जोर जोर से खड़खड़ खड़खड़ की आवाज यानी कि रेटलिंग साउंड प्रोड्यूस करने लगती है। गाड़ी में आपका कोई खराबी नहीं होती है, लेकिन आपको लग रहा है गाड़ी खराब हो रही है, आवाजें आ रही हैं। वो क्यों आ रही होती हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पीड पे जो वाइब्रेशंस, फोर्स वाइब्रेशंस पिस्टन के थ्रू आ रहे थे कम्युनिकेट होके, उनकी फ्रीक्वेंसी उस बॉडी पार्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो गई, तो बॉडी पार्ट रेजोनेंस में आ गया और आपको रेटलिंग साउंड सुनाई देने लगेगी। आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया। इसको लिखने का क्या तरीका होगा वो आपके सामने है, तो इसको भी मैं एक बार आपके सामने पढ़ देता हूं। मींस व्हेन अ व्हीकल इज ड्रिवन, जब व्हीकल चलाई जा रही है, द पिस्टन ऑफ द इंजन मेक टू एंड फ्रो मोशन। पिस्टन क्या करता है? टू एंड फ्रो मोशन यानी कि वाइब्रेशन करता है, और ये किस तरह के वाइब्रेशन होंगे? फोर्स्ड वाइब्रेशन होंगे एट अ फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग अपॉन स्पीड ऑफ व्हीकल। जितना ज्यादा स्पीड है, जितनी कम स्पीड है, उस हिसाब से वाइब्रेशन होंगे। पिस्टन को भी तो उसी हिसाब से वर्क करना है, तो क्या होगा उससे? These vibration of the piston are transferred to all parts of the body, सारे बॉडी पार्ट पे कम्युनिकेट हो जाते हैं ये at a particular speed. If any part of the vehicle start vibrating with the same frequency as that of the frequency of the piston producing the forced vibration, यानी कि बॉडी पार्ट की फ्रीक्वेंसी फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई, तो क्या होगा? बॉडी पार्ट स्टार्ट वाइब्रेटिंग अंडर द रेजोनेंस with the larger amplitude and rattling sound is heard. अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ये जो फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस है ये हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में और साउंड बॉक्स में भी होता है। आप सोच सकते हैं, इमेजिन करिए कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो स्ट्रेट वायर वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें साउंड बॉक्स क्यों लगाया जाता है? पर्पस यही है कि वहां पे रेजोनेंस यानी कि लाउडर साउंड प्रोड्यूस हो जाए। देखिए कैसे। आपके सामने ये एक स्ट्रिंग है जो कि एक वाइब्रेशन स्ट्रिंग है जो बंधी हुई है दो सपोर्ट्स के बीच में। अब आप इसको प्लग किया, जिसे हम कह रहे हैं स्ट्रेच स्ट्रिंग, तो जैसे ही आप इसमें प्लग करेंगे तो इसमें फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे, पर ये वाइब्रेशन थोड़ी देर होंगे, खत्म हो जाएंगे और हमको सुनाई भी नहीं पड़ेंगे, मतलब लाउडर साउंड नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये वाइब्रेशन स्ट्रिंग में हो रहे थे विद द वीक साउंड ऑफ द लो एम्पलीट्यूड थे। इसमें किस तरह का एम्पलीट्यूड था? लो था। तो हमने क्या किया, इस तार को लेके सपोर्ट पे लगाया और उसके नीचे एक लकड़ी का साउंड बॉक्स बना दिया। साउंड बॉक्स में क्या भरी हुई है? एयर भरी हुई है, जिसे हम कहते हैं एयर कॉलम। तो साउंड बॉक्स एक हॉलो चैम्बर है जिसका लार्ज सरफेस एरिया है, तो उसके अंदर जो एयर भरी है उसका सरफेस एरिया भी बहुत ज्यादा हो गया, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में एयर भर गई, हैविंग द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द सराउंडिंग रीजन। तो ये साउंड बॉक्स कहलाता है या एयर कॉलम है। अब ये तार के ऊपर लगा हुआ है। अब आप जब इसे प्लग करेंगे, जिसे हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं, तो जैसे ही इसमें प्लग करेंगे तो आप फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएंगे वायर में। स्ट्रेट वायर में फोर्स वाइब्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होंगे, और ये फोर्स वाइब्रेशन कहां कम्युनिकेट हो जाएंगे? इस एयर कॉलम में कम्युनिकेट हो जाएंगे, इस चैम्बर के अंदर। अब इस चैम्बर का एरिया बहुत ज्यादा है, एयर चैम्बर था जो हॉलो था और अंदर लार्जर सरफेस एरिया में एयर भरी हुई है। तो ये जब मीडियम पार्टिकल्स ऑफ द एयर से टकराएंगे, ये फोर्स वाइब्रेशन, तो वो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड के हो जाते हैं और लाउडर साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ दीज एयर कॉलम, दिस एयर कॉलम बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रिंग। तो जो स्ट्रिंग के थ्रू आने वाले फोर्स वाइब्रेशन थे उसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गई या किससे मैच कर गई? जो वाइब्रेशन एयर कॉलम के अंदर उस फोर्स वाइब्रेशन से हुए, उससे रेजोनेंस हो गया, और लार्जर सरफेस एरिया होने के कारण और मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी होने के कारण लार्जर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन हो गए और हमको लाउडर साउंड सुनाई दे गई, बहुत जोर की आवाज सुनाई दे जाती है। यही साउंड बॉक्स का यूज है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। इन द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, वीक साउंड ऑफ द लो एम्पलीट्यूड इज प्रोड्यूस्ड, बट इफ वी यूज ए साउंड बॉक्स इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सोनोमीटर, एक और एक्सपेरिमेंट के लिए हम डिवाइस यूज करते हैं लैब में जिसे सोनोमीटर कहते हैं, वो भी इसी तरह की होती है। ऑन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग और गिविंग द फोर्स वाइब्रेशन टू द स्ट्रिंग,
द वाइब्रेशन, कौन से वाइब्रेशन? द फोर्स, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के कारण जो प्रोड्यूस होने वाले फोर्स वाइब्रेशन थे वो कम्युनिकेटेड टू द एयर कॉलम और ट्रांसफर टू द एयर कॉलम, और इनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी थी. नाउ द वाइब्रेशंस स्टार्ट इन द एयर कॉलम, and when the frequency of these vibrations inside the air medium become exactly equal to the frequency of externally applied periodic force, what happens? There is a matching of frequency and a louder sound is heard of the larger amplitude, क्योंकि यहां पे रेजोनेंस हो गया. जब आर्मी के जवान चलते हैं तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि वो कदम ताल करते हुए चलते हैं, मतलब रेगुलर मैनर में पैर उठाते हैं, पैर पटकते हैं जमीन पे, तो उनके बूट से एक आवाज आती है, जूतों से एक आवाज आती है. ये रेजोनेंस हो रहा होता है. किस तरह का रेजोनेंस हो रहा होता है? बिल्कुल वैसे जैसे कि आप क्लैपिंग करते हैं ग्रुप में एक साथ, तो सब लोग एक साथ ताली बजाते हैं, यानी कि हम सेम फेज में एक साथ वाइब्रेशन कर रहे होते हैं, तो लाउडर साउंड सुनाई देने लगती है. ब्रिज पे जब ये आर्मी चल रही होती है तो जो एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना पड़ता है, नॉर्मल वे में जब रोड पे आर्मी जा रही है तो उसके जवान एक साथ कदम ताल करते हुए जा रहे हैं, तो उनके पैरों से जो पटक रहे हैं उससे फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो फोर्स वाइब्रेशन सेम फेज में है, क्योंकि सभी लोग एक साथ पैर पटकते हैं, एक साथ पैर उठाते हैं. यही क्वालिटी होती है जवान के मार्च पास्ट करने की. लेकिन जब वो सस्पेंशन ब्रिज पे से निकलते हैं तो उनसे कहा जाता है दौड़ के निकलो, कदम ताल करते हुए नहीं निकलो. क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या होगा? तो ब्रिज कोलैप्स कर सकता है. क्यों कर सकता है? देखिए, जब वो चल रहे हैं, नॉर्मल सिचुएशन में चल रहे हैं तो सेम फेज में हैं उनके सारे वाइब्रेशंस, और ये फोर्स वाइब्रेशन है. अब अगर इसी सिचुएशन में वो सस्पेंशन ब्रिज पे आ गए, तो सस्पेंशन ब्रिज पे आने पर भी उनके जो वाइब्रेशन है वो तो फोर्स वाइब्रेशन है सेम फेज के, तो उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है. अब वो वाइब्रेशंस तुरंत ब्रिज में, सस्पेंशन ब्रिज में ट्रांसफर हो जाएंगे, और अगर सस्पेंशन ब्रिज में भी वो ट्रांसफर होने के बाद वाइब्रेशन, उनके वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी, ये जो एक्सटर्नली फोर्स्ड आ रहा था ड्यू टू द मार्च पास्ट, कदम ताल के कारण जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही थी, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी से ब्रिज के मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो क्या होगा? सस्पेंशन ब्रिज में लार्जर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन होने लगेंगे ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई, वाइब्रेशन ऑन द ब्रिज एंड फ्रीक्वेंसी मैचिंग के कारण जो फोर्स वाइब्रेशन थे उससे, तो रेजोनेंस होने से सस्पेंशन ब्रिज में लार्जर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन होने लगेंगे और ब्रिज कोलैप्स कर सकता है. तो इसको बचाने के लिए ट्रूप्स दौड़ के निकलती है. तो देखिए उसका स्टेटमेंट क्या होगा. व्हेन अ ट्रूप क्रॉसेस अ सस्पेंशन ब्रिज, सोल्जर्स आर आस्क्ड टू ब्रेक देयर स्टेप. वो अपने ब्रेक करने को कहते हैं स्टेप्स को. क्यों? When soldier march in the step, जब वो कदम ताल से चलते हैं तो each soldier exert an external periodic force in the same phase. सारे लोग एक साथ पैर रखते हैं, एक साथ पैर उठाते हैं, तो सेम फेज में है उनका एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. एंड इन दिस सिचुएशन ऑन द ब्रिज, अगर वो ब्रिज पे ऐसा कर रहे हैं, इट विल वाइब्रेट इन द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. यानी ब्रिज में भी वही फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, उसी फ्रीक्वेंसी की मैचिंग हो जाएगी जैसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ सोल्जर्स स्टेप थी. तो क्या होगा? दिस में कॉज रेजोनेंस इन द ब्रिज, द वाइब्रेशन ऑफ लार्जर एम्पलीट्यूड विल टेक प्लेस एंड सस्पेंशन ब्रिज में कोलैप्स, ये कोलैप्स कर सकता है. अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे रेडियो ट्यूनर की या टेलीविजन ट्यूनर की. रेजोनेंस का एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है हमारे टेलीविजन में और रेडियो सेट में जो हम प्रोग्राम्स देखते हैं या गाने सुनते हैं, म्यूजिकल प्रोग्राम या कोई भी ऑडियो विजुअल सिग्नल्स. कैसे? देखिए, जो हमारा टेलीविजन या रेडियो होता है उसमें दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. ये एक आपका रेडियो या टेलीविजन है, इसके अंदर एक पार्ट होता है रिसीवर, एक ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, इसमें सर्टेन फ्रीक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं. और एक होता है ट्यूनर, जिससे आप घुमाते हैं नॉब को या ट्यून करते हैं. ये रेडियो में करते हैं, टेलीविजन में आप रिमोट कंट्रोल का यूज करते हैं इस काम के लिए. तो एक होता है रिसीवर जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ये जिसमें प्रोड्यूस करता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे. और ये ट्यूनर जो है, इसकी हेल्प से हम ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं यहां पर, इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया जा सकता है. मतलब हम अलग अलग लेवल की फ्रीक्वेंसीज को वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यहां जो प्रोड्यूस हो रही है. किसकी हेल्प से? ट्यूनर की हेल्प से. तो ये जो ट्यूनर है, इससे हम वी कैन चेंज द फ्रीक्वेंसीज एट टू डिजायर्ड लेवल. ये दो चीजें हो गई. तो हो गया ट्यूनर एंड रिसीवर. रिसीवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर रहा है और ट्यूनर उसको एडजस्ट कर रहा है पर्टिकुलर लेवल पे. अब बाहर से आ रही हैं रेडियो वेव्स. देखिए, ये रेडियो वेव्स आ रही हैं.
एयर में जब प्रोग्राम रिले होता है, चाहे वो टेलीविजन का प्रोग्राम हो, ऑडियो विजुअल सिग्नल या रेडियो का प्रोग्राम हो, तो रेडियो वेव्स चलती हैं। अलग अलग तरह की रेडियो वेव्स होती हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। रेडियो वेव्स के अंदर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव एक तरह का प्रोग्राम देगी। जैसे कि आप कहते हैं आपके पास टेलीविजन में कई सारे चैनल्स आ रहे हैं, जी टीवी आ रहा है, सोनी आ रहा है, एयर कलर्स आ रहा है, तो हर एक की अपनी अपनी रेडियो वेव्स है, अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर है। जो फ्रीक्वेंसी जी टीवी के लिए है वो कलर्स के लिए नहीं होगी। तो हर एक की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, ये सारी वेव्स लेकिन रेडियो वेव्स हैं। तो एक पर्टिकुलर तरह की रेडियो वेव जिसकी अपनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, कोई भी वेव्स हो उसमें वाइब्रेशन हो रहे हैं, वो कौन से वाइब्रेशन हो रहे हैं, वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के वाइब्रेशन है। तो ये एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के वाइब्रेशन की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब इस तरह की हजारों फ्रीक्वेंसी आ रही हैं, क्योंकि सारे चैनल आपके रेडियो टेलीविजन पे आ रहे हैं, लेकिन आप सारे प्रोग्राम एक साथ तो नहीं देख रहे हैं, हर चैनल के एक पर्टिकुलर चैनल देख रहे हैं। अब मान लीजिए यहां पे जी भी है, कलर भी है, सोनी भी है, और आपने यहां ट्यूनर की हेल्प से या रिमोट की हेल्प से उसको सेट किया, एक पर्टिकुलर जगह पे एडजस्ट किया। तो बाहर से फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, एक नंबर है 10, अगली फ्रीक्वेंसी 20 है, अगली 30 है। अब जब आप ट्यूनर की हेल्प से इसको 10 पे एडजस्ट कर देंगे इस फ्रीक्वेंसी को, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, तो 10 के रिलेशन में 10 रिसीव हो जाएगी और लाउडर साउंड आ जाएगी और रेजोनेंस हो जाएगा और आपको प्रोग्राम दिखाई देने लगेगा। आप कलर को हटा के सोनी टीवी लाना चाहते हैं, तो सोनी की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, जो बाहर सोनी की फ्रीक्वेंसी थी उसकी रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ट्यूनर की हेल्प से यहां जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को सोनी टीवी की फ्रीक्वेंसी के रिलेशन में मैच करवा देते हैं। यानी ट्यूनर की हेल्प से आप फ्रीक्वेंसीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ द रिसीवर को एडजस्ट करते हैं और इसको मैच करवाते हैं किससे, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी जो बाहर से आ रही थी। तो ये ड्यू टू मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव रिसीव हो जाती है रिसीवर पे, और आपको रेजोनेंस के कारण लाउडर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन, लार्जर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन सुनाई देने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं सिग्नल्स, और ये सिग्नल्स आ जाते हैं। इस तरह से टीवी में ट्यूनर और रिसीवर काम करते हैं और ये रेजोनेंस के कारण आपको प्रोग्राम दिखाई देते हैं।